Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 2. Today our topic of discussion is what is binomial distribution and their properties. तो बेटा लास्ट टाइम हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में है स्पेशल एरियाज अंडर द कर्व. हमारे पास कुछ एरियाज होता है, स्पेशल एरिया होता है कर्व के अंदर. नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, नो मैटर व्हाट वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर द एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व रिमेन इन फिक्स्ड proportions within a specified number of sigma on either side of mu. For example, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं. म्यू और सिग्मा की वैल्यू चाहे जो भी हो उनकी वैल्यूज हमारे पास फिक्स रहती है. जैसा कि यहाँ पे है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा. जब x इनके दरमियान में आएगा तो इसकी वैल्यू अंडरस्टूड होगी, वो 0.6827 होगी. इसी तरह से जब म्यू माइनस 2 सिग्मा की बात करेंगे, लेस x लेस म्यू प्लस 2 सिग्मा की बात करेंगे, तो ये स्पेसिफिक वैल्यू हमारे पास होगी 0.9545 होगी. जब थर्ड की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 3 सिग्मा लेस x म्यू प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 0.9973. मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास वैल्यू फिक्स होगी. यानी जब म्यू माइनस प्लस सिग्मा होगा तो वैल्यू 0.6827 होगी. ठीक है. इसी तरह से जब हमारे पास म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा होगा तो इसकी वैल्यू स्पेसिफिक होगी जो कि 0.9545 होगी. और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा होगा तो अंडरस्टूड है इसकी वैल्यू 0.9973 होगी. नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन. इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स एंड द क्वार्टाइल डेविएशंस आर. तो यहाँ पे जो हमारे पास x 0.5 होता है वो बेसिकली मीन म्यू के बराबर होता है, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. जो सेंटर वैल्यू होती है, जो उसका सेंटर ऑफ लोकेशंस होता है, उसको हम मीन यानी कि म्यू का नाम देते हैं. इसी तरह से अगर हमने x 0.25 कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला बनेगा म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा. ये इसकी फिक्स वैल्यू है. इसी तरह अगर हमने x के ऊपर 0.75 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला बनेगा म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा बनेगा. आगे क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला होता है, क्वार्टाइल डेविएशन x इक्वल टू वो होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि Q3 माइनस Q1 ओवर 2. यहाँ पे Q3 की जगह हमने पुट किया 0.75 को और Q1 की जगह हमने पुट किया 0.25 को, डिवाइडेड बाय 2 किया है. तो इसका आंसर बना है 0.6745 सिग्मा. तो अगर आप ये पुट कर दें यानी 0.75 माइनस 0.25 ओवर 2, या आप ये लिख दें 0.6745 सिग्मा, या आप 2/3 सिग्मा लिख दें, ये तीनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा. यानी क्वार्टाइल डेविएशन के बेसिकली 3 फार्मूलाज बन सकते हैं. फर्स्ट फार्मूला ये होगा, सेकंड फार्मूला ये होगा और इसी तरह से थर्ड फार्मूला इसका ये होगा. और म्यू जो होता है, म्यू किसके इक्वल होता है, वो होता है लोअर क्वार्टाइल प्लस अपर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2. समटाइम्स ऐसा होगा कि आपके पास मीन गिवन नहीं होगा तो आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट मीन को कैलकुलेट करें. तो आपको लोअर और अपर क्वार्टाइल गिवन होंगे तो आपने क्या करना होगा, लोअर क्वार्टाइल को और प्लस अपर क्वार्टाइल को ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है, आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट ये सिग्मा का फार्मूला है. सिग्मा का जो फार्मूला होता है वो होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 1.349. इसका ये फार्मूला है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल गिवन होगा और कहा जाएगा कैलकुलेट सिग्मा या कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज करना है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 1.349. इसी तरह नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है, इसका फार्मूला
वेरिएंस इक्वल टू होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर, ये होता है अनग्रुप डाटा के लिए। जब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा की तो उसमें वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स का स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल का स्क्वायर। अगर हम उसी का स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन, ये थर्ड टॉपिक है। ये हमने जो पढ़ा था आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। तो इसमें मीन डेविएशन, जब मीन की बात करते हैं तो उसका फार्मूला बनता है समीशन y माइनस वाई बार मोड डिवाइडेड बाय n होता है। इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएंस द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन डेविएशन आर, वो कहते हैं जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन ये होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं सिग्मा स्क्वायर के साथ, ठीक है। और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कराया जाता है सिग्मा के साथ। और मीन डेविएशन एक्स का जो फार्मूला बनता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई, ये भी लिख सकते हैं, या मीन डेविएशन ओवर एक्स की जगह 0.7979 सिग्मा भी पुट कर सकते हैं। इसका थर्ड फार्मूला ये बनता है 4 और 5 सिग्मा बनता है। यानी कि मीन डेविएशन के भी 3 फार्मूलाज हमारे पास होंगे जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। मूवमेंट्स एंड मूवमेंट रेशियोज क्या होती हैं इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड द मूवमेंट रेशियोज आर। जब हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया था फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपको याद होगा तो हमने मूवमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। तो हमारे पास बेसिकली 4 मूवमेंट्स होते हैं, μ1 होता है, μ2 होता है, μ3 होता है और μ4 होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी वही है, वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था। फर्स्ट मूवमेंट्स अबाउट मीन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन जो होता है वो वेरिएंस होता है, जो थर्ड मूवमेंट होता है वो क्या होता है 0 होता है, और फोर्थ मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है μ4 का 3 सिग्मा 4 होता है। इसी तरह वहाँ हमने पढ़ा था बीटा 1 का फार्मूला, बीटा 1 का फार्मूला होता है μ3 का स्क्वायर और μ2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए जो μ3 है वो तो बेसिकली आपके पास 0 है, 0 का स्केल लेंगे वो भी 0, 0 बाय कुछ भी कर देंगे तो आंसर आपका 0 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो बीटा 1 होता है वो 0 के इक्वल होता है। जब बीटा 1 0 के इक्वल होता है तो हमको याद होगा तो हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट क्या है, बीटा 2 है। बीटा 2 में हमने पुट किया μ4, यहाँ पुट कर दिया हमने μ2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 सिग्मा 4, यहाँ आ जाएगा सिग्मा 2 होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है। बीटा 2 हमें इस बात की नुमाइंदगी करवाता है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में कौन सी टाइप होगी, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की 3 टाइप्स होती हैं। मेसोकॉर्टिक जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, लेप्टोकॉर्टिक जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, थर्ड हमारे पास प्लेटिकॉर्टिक थी जिसकी हाइट कम होती है, ठीक है। जब बीटा 2 इक्वल टू 3 होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो क्या होगी मेसोकॉर्टिक यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। व्हेन बीटा 2 ग्रेटर 3 होगा द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेप्टोकॉर्टिक, और व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, जब हमारे पास बीटा 2 लेस 3 होगा देन आवर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्लेटिकॉर्टिक होगी, तब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी प्लेटिकॉर्टिक होगी। ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टडी किया था, तो आज इसका मजीद कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो हमने ये देखा कि पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेंसिव फंक्शन होते हैं आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन। तो वो कहते हैं अगर जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ये हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है। ड्रॉ करने के बाद ये इसका होता है सेंटर पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट्स को हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं हम, मीन बोलते हैं। अब ये हमें बताना चाह रहे हैं इधर से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा है, इधर क्या है x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा है। द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, इसको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और उसके साथ इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो है अजम्पटोटिक कर्व। यहाँ पे है अजम्पटोटिक कर्व किसे कहते हैं, नॉर्मल कर्व इज अजम्पटोटिक टू द एक्स एक्सिस दैट इज एज mod x grows without bounds the curve gets closer and closer to the x axis but always stay above it।
तो ये अजम्प्टोटिक कर्व होती है। इसका मतलब ये होगा जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ड्रॉन करते हैं, चाहे हमारे पास जो हमारी कर्व है जितनी भी नियर अबाउट हो जाए, जितनी भी क्लोजर हो जाए अपने एक्स एक्सिस के, कभी ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व अपने एक्स एक्सिस को टच करेगी, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहती है। कुछ बच्चे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से ड्रॉन करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करा दिया, तो ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, गलत होगी, ये क्रॉस होगी, गलत होगी। क्योंकि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करनी है तो आपने ध्यान करना है ये एक दूसरे को टच ना करे। जो इसकी टेल है नॉर्मल कर्व की, वो कभी इस एक्सिस को ना छुए। अगर वो छू लेगी तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो यही बताया जा रहा है, द नॉर्मल कर्व इज असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, दैट इज mod x grows without bounds, the curve gets closer and closer to the x axis but always stays above it। जितनी मर्जी क्लोज हो जाए x axis के, लेकिन ये हमेशा x axis को ऊपर ही रहती है। The curve has a single peak in the middle and toppers off gradually at both ends and never meets the x axis। वो कहते हैं जितनी मर्जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप ड्रॉ करें, अगर ये क्लोज से क्लोज भी होती जाएगी, कभी ऐसा नहीं होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने एक्स एक्सिस को मेवर को टच करे। एक तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहती है, दूसरी यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस को टच करती होगी वो नॉर्मल कर्व नहीं कहलाएगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगी। ऐसा कर्व जो अपने एक्स एक्सिस को टच कर जाए वो नॉर्मल कर्व नहीं कहलाएगी, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, वो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। क्लियर बेटा यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज हैं। रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट कि हमारे पास कोई सी दो पॉपुलेशन है, लेट इफ x1 एंड x2 आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं। हमारे पास कोई से दो रैंडम नॉन रैंडम वेरिएबल्स हैं हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। देन अब इनका जो फार्मूला बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, देयर सम, इनके सम की बात करेंगे, x1 प्लस x2 होगा, इज आल्सो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी। तो यहाँ हमने पुट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ1 प्लस μ2 कॉमा सिग्मा 1 प्लस का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। तो पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था, उसमें हमारे पास सिंगल पैरामीटर था, सिंगल नॉर्मल रैंडम वेरिएबल था। अब जो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव की, तो इस प्रॉपर्टी के अंदर, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर ये बात एक्सप्लेन की गई है, हमारे पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल दो भी हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो उनके मीन भी दो होंगे, अगर दो होंगे तो उनके वेरिएंस भी दो होंगे। तो उनका फार्मूला इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसे कहते हैं? द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x इज। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव के लिए सबसे पहले कैपिटल f ऑफ x यूज किया जाता है, जो कि बराबर होता है p x लेस देन इक्वल टू x के बराबर होता है। और इसकी रेंज, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आपको याद होगा उसकी रेंज थी -∞ टू +∞ के दरमियान थी। ठीक है बेटा, -∞ से +∞ के दरमियान थी। और जब हम बात करते हैं क्युमुलेटिव की तो इसकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, -∞ से x के दरमियान होती है। तो ये हमने रेंज जब डिस्कस किया था, -∞ लेस x और लेस +∞, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। जब हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसकी रेंज -∞ से x के दरमियान होती है। तो इसलिए जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाया था तो यहाँ आया था -∞ और ऊपर में आया था +∞, यहाँ पे आ रहा है -∞ और ऊपर में क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है। और यहाँ फंक्शन हमने u के हवाले से ले लिया है, -∞ टू x। जब u के लिहाज से फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव भी u का लिया जाएगा। फार्मूला होगा 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई e की पावर -1/2। यहाँ क्या होता था, x माइनस म्यू था, क्योंकि फंक्शन में x की जगह u यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, u माइनस u सिग्मा होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, u माइनस u क्या होता है, 0 होता है, 0 और सिग्मा, इसका स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0, e के पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब आप क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेंगे तो उसमें जैसे हमारे पास यही फॉर्म बच जाएगी, बाकी सारी क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।
क्लियर है। उसकी रीज़न क्योंकि म्यू माइनस म्यू, क्योंकि एक्स की जगह हमने रिप्लेसमेंट कराया है। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है वो ये होता है 1/σ स्क्वायर रूट 2 पाई e की पावर -1/2 x माइनस म्यू और सिग्मा होल स्क्वायर होता है, और यहाँ dx होता है क्योंकि हमने फंक्शन को कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के हवाले से डिस्क्राइब करना है, तो इसलिए यहाँ पे x की जगह म्यू यूज़ किया गया है। म्यू माइनस म्यू करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये सारे टर्म वैनिश हो जाएगी। e की पावर 0 1 होता है, तो मेरे पास रिमेनिंग ये बच जाएगी। Unfortunately, this integration cannot be carried out in the closed form. Numerical techniques could be used to evaluate the integral for specific values of mu and sigma. The various possible values of mu and sigma results in a family of unlimited numbers of different normal distribution. It is thus necessary to tabulate the standard normal cumulative distribution function that can be used to evaluate the cumulative distribution function from a normal random variable with any mu and any standard deviation. तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अब हमारे पास बाकी वैल्यूज़ नहीं होंगी, हमारे पास म्यू और सिग्मा होगा। तो हमने यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस करना है और यहाँ से हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।